अगर आपको लोगों से आगे बढ़ते रहना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए और रोज अपने टास्क्स को पूरा करना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी एक बात है। क्या आपको पता है वो क्या है? वो ये है कि जो 99% लोग करने से बचते हैं, आपको वही करने के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। इससे भी पहले आपको यह बिल्कुल साफ तौर पर तय करना होगा कि आपको असल में चाहिए क्या। अब यह इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। साल 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय एक जापानी सैनिक हीरो ओनोडा अपनी आर्मी के लिए काम कर रहा था। उसे एक टीम का कमांडर बनाकर फिलीपींस के एक आइलैंड पर तैनात कर दिया गया था। उसे आदेश दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी सरेंडर नहीं करेगा और दुश्मन की फौज को आगे नहीं बढ़ने देगा। जब यूएस फोर्सेस कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में वहां पहुंची तो ज्यादातर जापानी फोर्सेस या तो सरेंडर हो गईं या युद्ध में मारी गईं। लेकिन हीरो ओनोडा और उनके 2-3 साथी जंगल में छिप गए और वहीं से गेरिला वॉरफेयर करते रहे। वे जंगलों में छिपकर यूएस फोर्सेस से लड़ते रहे। 6 महीने बाद जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि अगर न्यूक्लियर वॉर और आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन चूंकि जापानी सेना अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी, कई सैनिकों को यह पता ही नहीं चला कि युद्ध समाप्त हो चुका है। हीरो ओनोडा को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वे यही मानते रहे कि युद्ध अब भी जारी है और उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। जापानीज गवर्नमेंट ने पूरे पैसिफिक रीजन में कई अनाउंसमेंट्स किए और लीफलेट्स, नोटिस गिराए जिनमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है, सभी सैनिक घर लौट जाएं। लेकिन ओनोडा को लगा कि यह सब फेक है और यूएस फोर्सेस ने ऐसा उन्हें धोखा देने के लिए किया है। इसलिए उन्होंने इन लीफलेट्स को जलाकर फेंक दिया और फिर से लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि संदेश उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। अगले 2-3 सालों तक बार बार लीफलेट्स गिराए गए, लेकिन ओनोडा ने किसी पर विश्वास नहीं किया और लगातार लड़ते रहे। 5 साल बीत गए, फिर यूएस फोर्सेस भी वहां से पूरी तरह चली गईं। फिलीपींस की लोकल आबादी ने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटना शुरू कर दिया। खेती करने लगे, मछली पकड़ने लगे। लेकिन ओनोडा को अब भी यह विश्वास नहीं था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। वह वहां के किसानों को गोली मार देते, उनकी पाली हुई गायों को मारकर खा लेते और अगर कोई जंगल में चला जाता तो उसे मार डालते। फिलीपाइंस गवर्नमेंट ने देखा कि युद्ध खत्म हो चुका है, फिर भी ओनोडा और उसके साथी बेवजह लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह यह संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार 1952 में जापानीज गवर्नमेंट को इस बारे में सूचित किया गया कि कुछ मिसिंग सोल्जर्स अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं। फोटो भेजकर देख लेते हैं कि शायद ओनोडा और उनके साथी इस पर विश्वास कर लें। ऐसा सोचकर जापानीज गवर्नमेंट ने उनके पास उनकी पुरानी यूनिट और उनके परिवार की तस्वीरें भेजीं। साथ ही उन्हें आधिकारिक आदेश भेजा कि वॉर खत्म हो चुका है और वे घर लौट सकते हैं। लेकिन ओनोडा को लगा कि ये सब अमेरिकन्स की चाल है और वे उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर भी वॉर जारी रखा और कई सालों तक लड़ते रहे। 1959 के आसपास जब हालात और बिगड़ने लगे तो फिलीपींस के स्थानीय लोग ही उनके खिलाफ हो गए और उनसे लड़ने लगे। धीरे धीरे ओनोडा के साथ रहने वाले सैनिक एक एक करके मारे गए। इसके बावजूद ओनोडा अपनी डेडिकेशन में अडिग रहे और अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा फिलीपींस के लुबांग आइलैंड के जंगलों में बिता दिया। वे किसी को भी यूएस आर्मी का सैनिक समझकर हमला कर देते थे। आखिरकार 1972 में जापानीज मीडिया में यह खबर फैल गई कि कुछ जापानीज फोर्सेस अब भी फिलीपींस में लड़ाई कर रहे हैं। यह खबर सुजुकी नाम के एक एडवेंचरर एंड एक्सप्लोरर तक पहुंची। उसने सोचा कि यह एक नया एडवेंचर हो सकता है, इसलिए वह ओनोडा को ढूंढने के लिए फिलीपींस चला गया। जहां जापानीज गवर्नमेंट 30 सालों तक ओनोडा को नहीं ढूंढ पाई, वहीं सुजुकी ने केवल कुछ दिनों में ही उन्हें जंगल में खोज लिया। जब सुजुकी ने उनसे कहा, एम्परर आपको ढूंढ रहे हैं, वे बहुत दुखी हैं, तब जाकर ओनोडा पहली बार किसी के सामने आए। कुछ दिनों तक सुजुकी उनके साथ जंगल में रहे और समझाने की कोशिश की कि वॉर सच में खत्म हो चुका है। जब उन्होंने ओनोडा से पूछा, युद्ध खत्म हुए इतने साल हो गए, फिर भी आप अब तक क्यों लड़ रहे हैं, तो ओनोडा ने जवाब दिया, मुझे सरेंडर करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पास आदेश था कि जब तक मुझे औपचारिक रूप से बुलाया नहीं जाता तब तक मुझे लड़ते रहना है। अब सवाल ये उठता है, क्या आपको उनकी डेडिकेशन की सराहना करनी चाहिए या ये सोचकर अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने 30 साल वेस्ट कर दिए? चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड, स्ट्रांग, इंटेलिजेंट हों या कितनी भी हार्ड वर्क करें, अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
फिर आप भी हीरो ओनोडा की तरह 27 साल तक एक ऐसे युद्ध में लड़ते रहेंगे जो था ही नहीं। इसलिए गोल सेट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंट एक्शंस लेना, ये सब जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप सही जजमेंट लें कि आपको असल में क्या चाहिए और किस दिशा में काम करना है। यही कैपेबिलिटी आपको सही दिशा में ले जाएगी और आपको असली रिजल्ट्स दिलाएगी। इसके अलावा आपको खुद को सेल्फ इवैल्यूएट भी करना होगा कि जो जजमेंट्स आप ले रहे हैं वो 99% लोगों से अलग हैं या नहीं। अगर आपको उन 99% से अलग रिजल्ट्स चाहिए तो आपका आइडिया और अप्रोच भी वैसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आम लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आप ऐसा कोई कंट्रेरियन बेट लेते हैं तो वह आखिरकार सही भी होनी चाहिए। वॉरेन बफेट हमेशा एक इन्वेस्टर रहे, लेकिन उनके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स में से सिर्फ 1-2 ही ऐसे थे जो उन्होंने अर्ली स्टेज में सही जजमेंट लेकर किए थे। जब जीसीओ जैसी इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी परेशानी में थी और कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तब बफेट ने सही समय पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यही कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बेट्स थे जिनकी वजह से उन्हें 100 गुना रिजल्ट्स मिले। खुद वॉरेन बफेट ने कहा है कि मैं 58 सालों से बर्कशायर हैथवे चला रहा हूं और शायद हमने सिर्फ 12 सही फैसले लिए हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। वॉरेन बफेट ने कहा था कि उनके 12 सबसे बड़े डिसीजंस में से अगर शुरू के 1 से 2 फैसले गलत हो गए होते तो आज वे वॉरेन बफेट नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति एक्सट्रीम सक्सेस हासिल करता है तो अगर आप उनकी एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन असल में उनकी लाइफ टाइम में लिए गए हजारों जजमेंट्स में से सिर्फ 2-3 ही ऐसे होंगे जो उनकी वेल्थ और सक्सेस को बड़े स्तर पर ले गए। अगर हम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल की जिंदगी को एनालाइज करें तो उनका ग्रोथ हमें एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह स्मूथ नहीं दिखेगा। कई सालों तक ऐसा लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, फिर अचानक एक कंट्रेरियन बेट जो सही निकल गई उनकी ग्रोथ को 100 गुना तक ले जाएगी। फिर कुछ साल तक वे एवरेज रहेंगे और फिर से किसी नई कंट्रेरियन आइडिया पर विन करने के बाद एक बड़ा जंप लेंगे। कितनी बार कोई व्यक्ति ऐसे सक्सेसफुल जंप्स करता है, उसी हिसाब से उसका सक्सेस लेवल तय होता है। बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये इतना सक्सेसफुल है क्योंकि ये सुबह जल्दी उठता है और काम करता है, या ये रोज ये वर्कआउट करता है इसलिए सफल हुआ, या फिर इसके पास अच्छे टूल्स, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट थे इसलिए इसे सक्सेस मिला। मतलब हम सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन पार्ट पर ध्यान देते हैं, उनकी डेली रूटीन्स, सीक्रेट हैक्स को जानना चाहते हैं। लेकिन असल में जो चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है वह यह है कि वे कैसे सोचते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप बाकी सबसे अलग सोचेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अलग सोचते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही एक्सट्रीम सक्सेस हासिल करते हैं जिनके विचार प्रूव हो जाते हैं। जब तक आपके आइडियाज सही साबित नहीं होते तब तक दुनिया आपको क्रेजी ही समझेगी। एग्जाम्पल, माइकल बर्री, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले यह समझ गया था कि यूएस हाउसिंग मार्केट गिरने वाला है। माइकल बर्री ने फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। उन्होंने उस पर एक बड़ा बेट लगाया और उसी के कारण उन्होंने और उनके इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमाया। सिर्फ इस एक कंट्रेरियन बेट की वजह से वे सक्सेसफुल हो गए। यही कारण है कि उनके ऊपर द बिग शॉट नाम की एक फिल्म भी बनी। लेकिन उस एक बड़ी सक्सेस के बाद भी आज 2024 तक वे बार बार कहते रहते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, मगर वे फिर से उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ पाए हैं। शायद वे भविष्य में फिर से कोई बड़ा मौका पकड़ सकते हैं जिससे उनकी वेल्थ को फिर से एक बड़ा जंप मिले। अगर आप स्टॉक मार्केट में उन लोगों को देखें जिन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है तो वे 2 तरीकों से करते हैं। एक, जब मार्केट क्रैश होता है तब उनके पास कैश रहता है जिससे वे चिप कीमत पर डिस्काउंटेड स्टॉक्स खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 2, या फिर वे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट क्रैश होगा और शॉर्ट पोजीशंस लेकर उस कंट्रेरियन बेट से अपनी नेट वर्थ में बड़ा जंप लाते हैं। अगर आप 99% लोगों से अलग हटकर एक्सट्रीम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सोचने से पहले कि कैसे करना है, यह सोचना जरूरी है कि क्या करना है। आपको यह पहचानना होगा कि किस चीज पर बाकी सभी लोग गलत सोच रहे हैं और आप सही सोच रहे हैं। इसे ही कंट्रेरियन आइडिया कहते हैं। 1, कंट्रेरियन आइडिया ढूंढना। आपको यह समझना होगा कि जिस चीज में सब लोग गलत सोच रहे हैं उसमें आपकी सोच सही होनी चाहिए। 2, उस पर पूरा विश्वास रखना। जब आपको लगे कि आपका आइडिया सही है तब बाकी सभी लोगों को यह इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन आपको उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना होगा। 3, एग्जीक्यूशन के जरिए उसे साबित करना। जब तक आप एग्जीक्यूट करके प्रूव नहीं करते तब तक यह सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। यही कारण है कि इलॉन मस्क आज इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कंट्रेरियन आइडियाज पर सही बैठ लिया और इसी वजह से वे इतनी बड़ी वेल्थ बना पाए।
जब बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ट्रेडिशनल था, तब उन्होंने इंटरनेट ट्रांजैक्शंस का भविष्य देखा और उस पर काम किया। जब ईमेल के जरिए ही बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करने का कंट्रेरियन आइडिया आया, तब इलॉन मस्क और पीटर थील ने उस पर वर्क किया और पेपैल बनाया। इसी की वजह से इलॉन मस्क ने अपने नेटवर्क में पहला बड़ा जंप देखा। पेपैल से एग्जिट करने के बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर यह कंट्रेरियन बेट लगाया कि इलेक्ट्रिक कार्स ही भविष्य होंगी। उस समय टेस्ला एक बहुत ही छोटी इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी, लेकिन उन्होंने इसे करेक्टली आइडेंटिफाई किया, इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और फुल टाइम वर्क किया। चूंकि उनका कंट्रेरियन आइडिया सही निकला, उन्होंने गुड लुकिंग और फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक कार्स बनाई और इस बेट में सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद सिर्फ एक कंट्रेरियन आइडिया से विन करने के बजाय उन्होंने सिमल्टेनियसली एक और बड़ा बेट लगाया। तब तक गवर्नमेंट प्लेयर्स ही स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे थे और सिर्फ वही रॉकेट्स बना सकते थे। उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने के लिए स्पेसएक्स बनाया और साबित किया कि प्राइवेट कंपनीज भी चीप रॉकेट लॉन्चेस कर सकती हैं और रॉकेट बूस्टर्स को रीयूजेबल बना सकती हैं। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब वही उनके कस्टमर्स बन चुके हैं। अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गईं, लेकिन असली सवाल ये है कि एक्चुअल में इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग WHI है या नहीं। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग WHI रीजन है, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। आप खुद ही अपने लिए एक रूटीन बना लेंगे और जो जरूरी चीजें पूरी करनी है वो करते जाएंगे। इसलिए किसी फैंसी रूटीन की तलाश करने के बजाय पहले यह देखें कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग WHI है या नहीं। अगर आपके पास वह रीजन है, तो एक स्टेप बैक लीजिए, सोचिए कि आपके लिए सही रूटीन क्या है, उसे क्रिएट कीजिए और एग्जीक्यूशन शुरू कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ। बाय।